Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I hope you all are fine and safe at your homes and enjoy online teaching as well. Dear students, as we know that we are discussing chapter 2 atomic structure. We have already discussed discovery of electron, its properties, measurement of charge to mass ratio, Millikan's oil drop method, positive rays, discovery of nucleus as well. Today we are going to discuss defects in Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model, postulates of Bohr atomic model and its applications. And the last is defects of Bohr's atomic model. Rectification of Bohr's atomic model of atom by Heisenberg's uncertainty principle. And at the last, there is an assignment for you students. Let us start our today's topic. First of all is defects of Rutherford atomic model. As you know that Rutherford have proposed a planetary model of atom in which electrons are revolving around the nucleus in specific path specific uh, path that is called orbit. These orbits are also known as shell. ये जो आपको नजर आ रहा है डॉटेड लाइन में, ये सर्कुलर पाथ है, ये वेल डिफाइंड पाथ है फॉर द न्यूक्लियर फॉर द इलेक्ट्रॉन, और इस पाथ को हम ऑर्बिट या शेल भी कहते हैं। डिफेक्ट्स क्या थे इसमें? प्लेनेटरी मॉडल, आप रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें डिफेक्ट्स क्या थे? बहुत टू फंडामेंटल डिफेक्ट्स जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थे, वो सबसे पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, electron being a charged particle revolving electron must emit energy continuously. अब हमने क्या पढ़ा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूसली इन मोशन है और वो चार्ज पार्टिकल भी है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे अराउंड न्यूक्लियस, ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट, ड्यूरिंग इट्स कॉन्टिन्यूस मोशन, इसको क्या करना चाहिए? एनर्जी इमिट करनी चाहिए। और एनर्जी इमिट करते करते होना क्या चाहिए कि ये एनर्जी इमिट करते करते इतनी इसकी एनर्जी लो हो जाए कि फाइनली ये आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए और एटम जो है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। दैट मीन्स कि एटम इज अनस्टेबल। जब एटम की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई तो वो तो अनस्टेबल हुआ। ठीक समझ आई? अब जैसे यहाँ पे आप देखें, एक आपको एनिमेशन नजर आई, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये मूव करते करते फाइनली ये आके न्यूक्लियस के अंदर गिर गया। दैट मीन्स के एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसने ये कहा था और ये इसका डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द और वो एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब हम पहले देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि स्पेक्ट्रम क्या है। जब भी हम लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो लाइट स्प्लिट हो जाती है कलर्स में, उस स्प्लिशन ऑफ लाइट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आगे आपके पास टू टाइप्स का है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ये आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है जिसमें एक कलर दूसरे कलर के साथ मिला हुआ है और कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री हमें नजर नहीं आ रही। लाइन स्पेक्ट्रम में ये देखिए, ये आपको लाइंस नजर आ रही है। ये देखिए हर कलर जो है वो दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट हो रहा है और इसमें वेल डिफाइंड लाइंस, वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, बट जब हम स्टडी करते हैं तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। इन दो डिफेक्ट्स को जो कि रदरफोर्ड के
एटॉमिक मॉडल में एग्जिस्ट करते थे, इस को स्टडी किया गया और इसमें बोहर्स एटॉमिक मॉडल लेटर ऑन इसमें आया। अब बोहर्स ने अपना मॉडल क्या प्रेजेंट किया था? बोहर था कौन? ये एक आपके पास नील बोहर 1913 में उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट को रिमूव किया और अपना एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रेजेंट किया जिसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं? ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, स्पेसिफिक पाथ पे, और इस पाथ को शेल या ऑर्बिट कहा जाता है। अब क्या है इंपॉर्टेंट बात? क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इस शेल या अपने पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इस मूवमेंट के दौरान वो कोई एनर्जी न लॉस करेगा न गेन करेगा। जैसे आप इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता जा रहा है, बट उसमें से ना एनर्जी इवॉल्व हो रही है और ना एनर्जी गेन हो रही है। बस वो अपनी सर्कुलर अपने ऑर्बिट पे, अपने शेल पे कॉन्टिन्यूसली मूव किए जा रहा है विद नो लॉस और गेन ऑफ द एनर्जी। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था? एनर्जी गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन कब? जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी गेन करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। ये न्यूक्लियस है, ये ग्रीन वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन का अपना शेल है जिसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ये जो आपको सेकंड शेल नजर आ रहा है ये एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, इसने एनर्जी गेन की और जंप कर गया हायर ऑर्बिट में, और अब इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में अपने एक्साइटेड ऑर्बिट में मौजूद है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने ये जो एनर्जी गेन की है इसको वो इमिट करेगा, इसको वो लॉस करेगा और वापस अपने शेल में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। ये आपको एक और पिक्चर से दिखाती हूँ। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो आपको येलो कलर का इलेक्ट्रॉन, ये जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए किया गया है। ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करे, जरा इसको देखिए। ये आपके पास ब्लू कलर में है, अभी इसने एनर्जी गेन की और आफ्टर गेन ऑफ एनर्जी ये सेकंड ऑर्बिट में चला गया। दैट इज नाउ इट इज इन एक्साइटेशन स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल था, इसने एनर्जी लॉस की और ये वापस अपने फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। दोबारा से इसको देखिए जरा। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी गेन करके वो सेकंड में गया, अब ये एनर्जी इमिट करेगा और वापस अपने ओरिजिनल फर्स्ट शेल में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो वो हायर शेल में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। वो एनर्जी जो उसने गेन की है वो लॉस करेगा और अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। Next point is angular momentum of an electron is nh over 2 pi. एंगुलर मोमेंटम mvr है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैलकुलेट किया गया बोहर ने, और वो क्या कैलकुलेट किया? nh over 2 pi, इसकी वैल्यू आ गई। एंगुलर मोमेंटम एक ऑर्बिट का किस चीज पे डिपेंड करता है? क्वांटम नंबर पे, और ये इंटेग्रल मल्टीपल है h over 2 pi का। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? अभी आप सिर्फ इतना याद कर लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पिक्चर देते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का आगे डिटेल टॉपिक आपकी इसी चैप्टर में मौजूद है, वहां पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। सॉरी, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम नहीं है, ये स्मॉल एम है। एन क्या है? 1 2 3 और 4। एन क्या है? नंबर ऑफ द ऑर्बिट, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ और सो ऑन।
नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल को हम यूज कर सकते हैं टू डिराइव रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, for calculation of energy of an orbit, and for a derivation of wave numbers. Today we will discuss derivation of radius of an atom of an orbit of an atom, और आज हम हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे। यहाँ पे बोहर ने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए है। ये इससे मिलते जुलते आयंस जैसे हीलियम+1 और लिथियम+1, इन तीनों एटम्स में अगर आप देखें हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो जो एक बात कॉमन है वो क्या है, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है। बोहर ने जो कैलकुलेशंस की थी वो इन तीन इनसे मिलते जुलते ऑर्बिट जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए की थी। अब हम जरा इसकी पिक्चर देखते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। Z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। E जो है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को, और डेफिनेटली ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पे प्लस चार्ज होता है। R जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। ये E जो है इट इज द इलेक्ट्रॉन, और E नॉट, E के ऊपर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, जो कि डेफिनेटली नेगेटिव है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमने एक एटम को कंसीडर किया है जिसमें इलेक्ट्रॉन E नॉट है, E नेगेटिव है, जो कि न्यूक्लियस के गेट मूव कर रहा है। इस पे चार्ज Ze है, Z एटॉमिक नंबर है, M जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, R रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, और V वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में आपके पास क्या है, प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कूलम्स फोर्स भी कह सकते हैं, ये क्या है, ये इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Z E प्लस मल्टीप्लाइड बाय E नेगेटिव डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट के साइन को हमने इज इक्वल के साइन में चेंज किया, फिर हमने एक कांस्टेंट के रिप्रेजेंट करवाया, और बाकी Z E प्लस E माइनस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू जो है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये K की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की फोर्स में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ZE स्क्वायर कैसे हो गया, अगर आप देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जो आप समझ लें कि चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है और जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इक्वल है। अगर आप साइंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो वो चार्ज इक्वल है, इसलिए हमने चार्जेस को इग्नोर करके Z प्लस और Z माइनस इनको हमने ZE स्क्वायर लिख लिया है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम, ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, मीडियम परमिटिविटी कांस्टेंट है, और वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 8.84 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर जॉल इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, आपको पता है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस पे एक और फोर्स अमल एक्ट करती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी जब हमने यहाँ पे जब हमने सर्कुलर पाथ
की बात की तो हमने कहा कि एक इस पे फोर्स एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह दिया। उसको अभी हमने क्या कह दिया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो इस पे एक और फोर्स एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इक्वल बट ऑपोजिटली एक्ट करती है टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैथमेटिकली ये इक्वल है mv² डिवाइडेड बाय r। It is equal to mv² divided by r. Finally, we can say centripetal force and centrifugal force, these two forces are equal, balanced and opposite to each other. क्योंकि ये इक्वल हैं, ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ सॉरी यहाँ पे ये mv² ओवर r जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये नीचे जो है इस ऊपर हेडिंग्स में थोड़ा सा गलती आ गई है तो ये आप इसको ठीक कर लें। ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दिस। नाउ mv², यहाँ पे हमने अब क्या करना है, हम इधर से इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये जो r है इसको हम यहाँ ले आते हैं और फाइनली इट इज mv² इज इक्वल टू ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और ये जो r यहाँ पे डिवीजन में था, डिनोमिनेटर में था, इसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में ले आए। इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये r कैंसिल हो जाएगा इस r के स्क्वायर वैल्यू से। जो हमारे पास वैल्यूज बच गई वो क्या बच गई, mv² ze² डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r। इस इक्वेशन से हम r की वैल्यू निकालते हैं। r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, r की वैल्यू, r को हम इधर ले आते हैं, ये जो r है इसको हम इसको एरो हेड के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, r ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। सिंपली आपने r और mv² की जगह को चेंज कर दिया है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक r की वैल्यू आ गई और वो क्या आ गई, r इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट mv²। ये हमारे पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी से हम r रेडियस कैलकुलेट करेंगे। बिफोर कैलकुलेटिंग रेडियस हमारे पास ये सारे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जो एक चीज अननोन है वो v² है। तो बिफोर कैलकुलेटिंग रेडियस हमने इस v² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन से जो हमें एक बात पता चल रही है वो ये भी पता चल रही है कि रेडियस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। हमने v कैलकुलेट करना है और इसके लिए हम सहारा लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। उसमें हमें बताया गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh ओवर 2 पाई के इक्वल है। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगी nh ओवर 2 पाई mr, दैट इज m और r को हम इधर ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस v दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशंस पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, v² इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m² एंड r स्क्वायर।
अब हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अभी हमने r की वैल्यू देखी थी और वो r की वैल्यू क्या थी, z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया यूजिंग एंगुलर मोमेंटम। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन में इस जगह पे पुट करेंगे। इस v स्क्वायर की जगह अब हम ये लगा देंगे। इक्वेशन क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r। यहाँ पे हमने इक्वेशन को इन्वर्स लिखा है, क्यों, क्योंकि v स्क्वायर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। v स्क्वायर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमने इक्वेशन को रिवर्स करके लिखा है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये r, यहाँ पे ये जो r स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाए, इससे कट जाएगा, सिंपली आपके पास 1 ओवर 1 बच जाएगा। और क्या चीज हमारे पास माइनस हो सकती है, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा और एक पाई बच जाएगा। इसी तरह से आपके पास m स्क्वायर जो है, इस m को कैंसिलेशन हो जाएगी और आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो क्या बचेगी, z ई स्क्वायर पाई m r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। इक्वेशन को थोड़ा सा हम भी अरेंज करते हैं और ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिनोमिनेटर में है इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब फाइनली जो आपके पास चीज बच गई है वो ये जेड ई स्क्वायर पाई एम आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z e स्क्वायर पाई m। ये आपके पास रेडियस के लिए इक्वेशन आ गई है। इसमें h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है 6.625 into 10 raised to the power minus 34। pi is 3.14, m is 9.1 into 10 to the power minus 31, e is 1.6 into 10 to the power minus 19। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली z इज इक्वल टू 1। जब z 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये z अगर 1 हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर पाई m। ये आपके पास z1 अगर हो तो हमारे पास ये r की वैल्यू आ गई। ये जितने कॉन्स्टेंट्स हैं दैट इज एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर e स्क्वायर, इनकी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय पाई m, इनकी जगह पे हमने एक कांस्टेंट a नॉट इंट्रोड्यूस करवा दिया है। फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a नॉट। a नॉट जो है ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है 0.529 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 10 मीटर और 0.529 n। It means that we can say that r is equal to n square multiplied by 0.529 a नॉट। अगर आपने किसी एटम के लिए r कैलकुलेट करना है अदर देन हाइड्रोजन तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या होगी, r इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529 a नॉट डिवाइडेड बाय z। हमारे पास z इक्वेशन में था, जो हाइड्रोजन के लिए हमने 1 एज्यूम किया था, तो किसी और एटम के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे z से। अब हम n की वैल्यूज, रेडियस की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं n1 के लिए। हमने अभी जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या निकाला है, r इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529 a नॉट। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, वन n की जगह हम 1 पुट करेंगे और ये आपके पास क्या बच गया है 1 का स्क्वायर और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.529
A नॉट फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आप हाइड्रोजन एटम के ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो ग्राउंड स्टेट है इसकी, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किसी और शेल में जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और N1, तो उसका भी हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। सेकंड ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 2 का स्क्वायर और ये 2.116 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑर्बिट के लिए हम 3 का स्क्वायर लेंगे और 0.529 ए नॉट और ये आपके पास 4.76 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ के लिए हम 4 का स्क्वायर लेंगे और फाइनली हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.2 जिसमें आपने ए नॉट की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करनी है। अभी हमने देखा कि ए नॉट इसकी इक्वल है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर पाई एम। सब वैल्यूज आपको गिवन है, आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और योर आंसर इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। इम्पॉर्टेंट इज आपने यहाँ पे सबके यूनिट्स को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.3, that is you have to calculate radius of third orbit of electron in hydrogen atom। हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, आर एन, एन मीन्स एनी ऑर्बिट 1 2 3 4, ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर। ए नॉट की वैल्यू हमें पता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11, या आप इसको 0.529 इंटू 10⁻10 लिख लें, वो भी ठीक है। 5.29 ये आपने सिंपली क्या किया है, इस डिजिट को डेसिमल को 5 के बाद ले आए हैं, तो ये आपके पास 10⁻11 हो गया है। एन की वैल्यू 3 है, आपने 3 की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर लिया 5.29 इंटू 10⁻11 और फाइनली आपके पास थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 47.61 ए नॉट एंगस्ट्रॉम। The next is defects of Bohr's atomic model. Before explaining Bohr's defects in atomic model, we have a look on spectrum. What is spectrum? Visual display or dispersion of component of white light when it is passed through a prism. एक प्रिज्म में से आपने व्हाइट लाइट गुजारी, आफ्टर दैट वो व्हाइट लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, डिस्पर्स हो गई। व्हाइट लाइट इट्स मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो ये जो इसकी डिस्पर्शन है अपने कंपोनेंट्स में, ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स का होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिनकी बाउंड्रीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिनकी बाउंड्रीज आपस में बिल्कुल इंटरमिक्स हुई होती हैं और उनकी बाउंड्रीज को हम मार्क नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जस्ट लाइक योर रेनबो, रेनबो इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। Why? Because you cannot identify the boundaries of the colors in rainbow. The next is लाइन स्पेक्ट्रम। जब आप एक स्पेक्ट्रम के बाउंड्रीज को, कलर्स को मार्क कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बोहर ने ये इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। सबसे पहले जो डिफेक्ट है बोहर का, अभी जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बात की थी कि बोहर ने उन एटम्स को डील किया है, उन न्यूक्लियस को डील किया है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस 1। हीलियम प्लस 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर चुका है, तो अब ये आयन बन गया, अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से लिथियम प्लस 2 को देखें, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट लिथियम प्लस 2 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। दैट इज ये उन न्यूक्लियस से डील कर रहा है जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक
एटम्स और पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स को डील नहीं कर सका, लाइक हीलियम एटम, लाइक लिथियम, लाइक बेरिलियम, जो कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्या हमने किया है कि बोहर ने सिर्फ उन एटम्स का स्पेक्ट्रम स्टडी किया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर सका जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम, लिथियम। इसने इनके आयंस को एक्सप्लेन किया था। सॉरी, द नेक्स्ट इज, जब हम हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम को पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारते हैं तो जो ओरिजिनल लाइंस हैं वो वेरी फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। दैट इज, ओरिजिनल लाइंस आर डिवाइडेड इनटू सेवरल लाइंस। ये भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सका। बोहर ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? जब हम हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं किसी पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर में, तो जो एक लाइन है वो फर्दर बहुत सी लाइंस में डिवाइड हो जाती है। ये डिवीजन बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट इज शेप ऑफ ऑर्बिट। बोहर ने सजेस्ट किया था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, ऑर्बिट की शेप क्या है, सर्कुलर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बट लेटर ऑन, और इस तरह से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो वन प्लेन का बना, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं है, बल्कि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लास्ट इज ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट क्या कहता है? आपने एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। हमने क्या किया? हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड लिया, उसका हमने एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम लिया, उसको वो जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम था उसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो गई हैं क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में। मींस कि उसका स्पेक्ट्रल लाइंस रीअरेंज हो गई हैं, स्प्लिट हो गई हैं। ये जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की, इसको ज़ीमैन्स इफेक्ट कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जो एक्साइटेड एटम है, हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम देता है। डेफिनेटली वो एक्साइटेड है, तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो और ज्यादा क्लोजली स्पेस लाइंस में डिस्पर्स हो गई, और इस स्प्लिटिंग को ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से जब आप एक्साइटेड एटम को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस और एक और पैटर्न में स्प्लिट हो जाती हैं, और इसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट इज, बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। द नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये बोहर मॉडल की रेक्टिफिकेशन भी थी। किस तरह से? बोहर का एटॉमिक मॉडल भी को इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। बोहर ने अपने मॉडल में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक वेलोसिटीज के साथ ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और उसकी स्पेसिफिक रेडियस है, उसका एक स्पेसिफिक रेडियाई है। और इसने बोहर ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, तो हम इसमें इसका मास और वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी क्या है कि अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब क्या है? गैर यकीनी। इसका क्या मतलब है? केमिस्ट्री में इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है हाइजेनबर्ग का, कि ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली डील कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसकी वेलोसिटी को एक ही दफा एट अ टाइम मालूम नहीं कर सकते। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, दैट इज इसका पोजीशन और वेलोसिटी, इसको हम एक ही दफा मालूम नहीं कर सकते। और इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए इसने एक वेव इक्वेशन दी, और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि हमें हेल्प करती है टू फाइंड दीज अनसर्टेनिटीज। इसके अकॉर्डिंग
Position of an electron cannot be found exactly. The probability of finding electron can be asserted. और ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो क्या है 0.053 नैनो nm। अब यहाँ पे ये जो आपके पास है डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी इज नियरली इक्वल टू h ओवर 2 पाई। ये जो डेल एक्स है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन को मल्टीप्लिकेशन को, और डेल पी जो है वो मोमेंटम को, और ये नियरली इक्वल है h ओवर 2 पाई। ये इक्वेशन जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। I hope you have understood today's lecture and enjoy it as well. Here is an assignment. Explain rectification of Bohr's atomic model by Heisenberg uncertainty principle. Point out defects of Bohr's atomic model. How radius of an atom of an orbit of an atom can be calculated by using Bohr's atomic model. Give derivation. Please do your assignments and submit at time and try to participate it. Thank you and have a nice day.